बच्चों अब हम आपको बताओगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके 5 लॉज हैं। कौन कौन से हैं एक बार नाम लिख दो मैं उनका। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और फिफ्थ है गे लू साक्स लॉ। तो ये 5 लॉज हैं जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं और ये आपको पढ़ाए जाएंगे। तो फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले ले सभी बच्चे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि दिया गया था किसके द्वारा? एंटोनियो लेवेजियर। और इन्हें क्या कहा जा? फादर ऑफ केमिस्ट्री 1789 में दिया गया था। और इन्हें कहा जा फादर ऑफ केमिस्ट्री। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनियो लेवेजियर इन 1789। और इन्हें क्या कहा जा? फादर ऑफ केमिस्ट्री। नोट कर लें सभी बच्चे। असल में कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। यानी जैसे आपने महाभारत में गीता में सुना होगा कि आत्मा क्या है? अमर है, अजर, अमर है। ना तो वो उसे कोई काट सकता, ना मिटा सकता, ना उसे पैदा किया जा सकता। ठीक उसी तरीके से जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी जो मास ऑफ रिएक्टेंट है या सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी अगर A प्लस B रिएक्ट कर रही तो इनका जो मास है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। इनमें फिजिकल केमिकल चेंज हो सकते हैं लेकिन जो मास है वो कैसा रहता है? वो कंजर्वेशन में यानी संरक्षण में रहता है। वो मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसके कुछ एग्जांपल हम आपको दे रहे। लिखो, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप इसके एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन। कार्बन सॉलिड है, ये गैस आपस में रिएक्ट कर रहे, CO2 बना रहे, गैसेस स्टेट में चेंज होगी। कार्बन का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम।
इसका कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 32 हो गया। टोटल कितना हो गया, सम अगर हम इसका पूछा लगे 44 ग्राम। अब आप इसका देखो, कार्बन का 12 है और यहाँ पे कितना हो गया 32, और इसका भी सम क्या हो गया 44 ग्राम। आप ये देखो स्टेट चेंज होगी, कार्बन सॉलिड है, लेकिन अगर जो इन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म किया CO2 वो गैसियस फॉर्म में है। तो यही चीज किसने कही कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जो मास है टोटल वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन जो टोटल मास है, टोटल मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, कंजर्वेशन, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक और आप एग्जांपल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म करता है। कैल्शियम 40, मास होता है 12, और एक ऑक्सीजन का कितना 16 है, तो कितना होगा 3 का 48, तो टोटल कितना हो गया इसका 100 ग्राम। और ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड में है, और ये गैसियस स्टेट में है। अब आप इधर देखो, कैल्शियम 40 है, ऑक्सीजन कितना 16, तो टोटल कितना हो गया इसका 56, और ये कितना हो गया अभी बताया था 44, तो ये 44 ग्राम, टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। तो आप देख रहे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं और 100 ग्राम इसका मास था, तो टूटने के बाद, डिकम्पोजिशन होने के बाद, थर्मल डिकम्पोजिशन होने के बाद भी इसका मास कितना रहेगा 100 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो टोटल मास है वो चेंज नहीं होता। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन जो टोटल मास है वो कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। अब सेकंड है लॉ ऑफ जो हमने अभी लिखा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये प्राउस्ट ने दिया था, गिवन बाय प्राउस्ट 17। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें प्राउस्ट क्या कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, H2O है, CO2 है, NH3, कोई भी कंपाउंड है दुनिया में, आप उसे किसी भी सोर्स से ले लो, जैसे वाटर है, आप देखते होंगे रिवर से भी, सी समुद्र से भी, रेन बारिश कहीं से भी ले लो, टैप वाटर, नली से, आप कहीं से भी ले लो। ये कह रहा कि जो कॉम्बिनेशन होगा हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट होगा, और इसका जो मास रेशो होगा वो भी डेफिनिट होगा, कितना होगा 2:16। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा कि जो मास रेशो है वो भी हमेशा क्या रहेगा डेफिनिट। चाहे हम कंपाउंड को किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से प्रोड्यूस करें, लेकिन जो इनका टोटल जो मास रहता है, मास रेशो रहता है, वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे वाटर, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारे मेथड से बनते हुए देखते हो, अमोनिया भी आप बहुत सारे मेथड से बना सको, लेकिन इसमें जो रेशो रहेगा एटम का वो कैसा रहेगा, डेफिनिट रहेगा। तो आप इसे लिख लो एक बार, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass। तो जैसे हमने आपको बताया कि वाटर है, एग्जांपल ले लो इसके पहले, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वाटर ही है, आपने बहुत सारे इसे प्रोसेस से प्रोड्यूस करा, जैसे सी से, रेन से, या फिर कुएं से भी निकाल लिया, कहीं से भी ले लिया, लेकिन इसमें जो
एटम्स या फिर एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन ही रहेंगे। तो ये नहीं कि आपने कहीं दूसरी जगह से ले लिया तो इसमें हाइड्रोजन 3 हो गए, ऑक्सीजन 1 ही रही, नहीं, हमेशा यही रेशो रहेगा। मास रेशो जो इसके अंदर है वो डेफिनेट यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने का, चाहे आप इस कंपाउंड को किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस कर लियो, बना लियो चाहे। इसी तरीके से आप कार्बन का कितना होता है मास 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो आप ये देखो अगर 4 3 12 3:8, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप अलग अलग मेथड का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने बताया था आपको कार्बन प्लस O2 CO2 या कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, आप बहुत सारे मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सको, लेकिन हर जगह जो उसमें कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम यानी 1 एटम कार्बन और 2 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। और ये कभी चेंज नहीं होने की, ये नहीं कि अलग अलग मेथड से आप इसे प्रोड्यूस कर रहे तो इसमें रेशो भी चेंज हो गया, नहीं, हमेशा जो इसके अंदर रेशो होगा वो डेफिनेट होगा और वो कभी भी चेंज नहीं होने का, वो फिक्स होगा। और जब एटम फिक्स है तो उनका मास भी कैसा होगा, मास रेशो भी कैसा होगा, फिक्स होगा। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट है, ये सेकंड था, अब थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये डाल्टन ने दिया था, जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया, जो आपको आगे बताया जाएगा चल के। और ये 1804 में दिया था, 1804 में। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1804। तो इन्होंने क्या दिया, मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि इनका कहने का मतलब क्या था कि जैसे आप देख लो कार्बन और ऑक्सीजन है, कितने एटम है 2 एटम है, ये कह रहा कि आपस में कंबाइन करके कितने मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्म कर सके। जैसे ये आपस में रिएक्ट करके 2 मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, तो ये कह रहे कि इसमें जो 1 एटम होगा उसका मास हमेशा डेफिनेट होगा, उसका मास कैसा होगा, डेफिनेट होगा। लेकिन जो सेकंड रहेगा उसके साथ एटम 2 ही रहने और आपस में मैक्सिमम कितने कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, उनमें कैसा रहेगा, सिंपल रेशो रहेगा। जैसे आप यहां देखो 16 12 32, तो ये तो कॉमन है, और ये 1:2। तो ये कह रहे कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए इसमें, 2 एलिमेंट यानी कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैक्सिमम कितने कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे, तो ये कह रहे इसमें जो 1 एटम होगा उसका जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वो हमेशा डेफिनेट होगा। और उस डेफिनेट मास के साथ जो दूसरा एटम है, अदर एटम है, उसका मास एक सिंपल रेशो में प्रेजेंट होगा। जैसे आप ये आपने देखा 1:2, यानी ऑक्सीजन का मास कार्बन के मास के साथ, कार्बन का जो कि एक डेफिनेट मास है, एक सिंपल रेशो में प्रेजेंट है। तो यही है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डाल्टन ने दिया था। अब आप इसे नोट कर लो। When 2 elements combine to form 2 or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। यानी कि जब एक एलिमेंट ये और एक ये, यानी मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे, 2 आपस में रिएक्ट करेंगे, एक का मास हमेशा डेफिनेट होना और दूसरे का डिफरेंट होना, और जो डिफरेंट मास है वो उसके साथ कैसा होगा, सिंपल रेशो में होगा। तो आप इसका एग्जांपल एक तो यही ले लो दोबारा से, कार्बन और ऑक्सीजन हमने 2 लिए, ये आपस में रिएक्ट करके मैक्सिमम कितने कंपाउंड फॉर्म कर रहे, 2। तो इसमें जो कार्बन है उसका 12 होगा, एटॉमिक मास इसका 16 होगा, इसमें 12 32 होगा।
तो आप ये देख रहे हैं इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक सिंपल रेशो में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रहेगी, सिंपल रेशो में। तो आप इसे नोट कर लो, जैसे 16 1 है और ये 2 है, तो ये क्या होगा 1:2, जो कि एक सिंपल रेशो है। अभी हम आपको एक एग्जांपल और लेके बता रहे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मैक्सिमम 5 कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, N2 NO N2O3 NO2 और N2O5। तो आप ये देख रहे कि इसमें क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन है उसमें हर जगह नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1 का कितना होता है 14, और इसमें एटम कितने हैं 2, तो 28, और ऑक्सीजन का कितना है 16। यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन का 14 और इसका 16 और 2 की मल्टीप्लाई है, तो 28:32, 28:48, 28 64, 28 80। ये देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैक्सिमम 5 कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, और उन 5 कंपाउंड्स के अंदर भी नाइट्रोजन जो है वो कैसे फिक्स मास में है, यानी इसका जो मास है वो 28 है, 28 है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो इसके डेफिनेट मास के साथ एक सिंपल रेशो में है। देखो 16 यानी 16 दूनी 32, 48 चौके 64, 85, यानी 1:1 2 3 4 5। तो ये क्या है बच्चों, एक सिंपल रेशो है। तो इसके पांचों कंपाउंड जो होंगे वो एक सिंपल रेशो में होंगे। मैं फिर से बता रहा, इसमें जो एटम्स आपको लेने वो 2 लेने सिर्फ, और ये मैक्सिमम आपस में रिएक्ट करके कितने मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्म कर सके, और इस कंपाउंड में एक एटम ऐसा होगा जिसका डेफिनेट मास होगा और दूसरा वो होगा जिसका डिफरेंट मास होगा। तो डिफरेंट मास डेफिनेट मास के साथ एक सिंपल रेशो में होगा। ठीक है बच्चों।